वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं हैंडलूम एंड पावरलूम। हैंडलूम और पावरलूम। हैंडलूम हम किसे कहेंगे? हैंडलूम हम कहेंगे हथकरघा। हथकरघा, ठीक है। और पावरलूम हम किसे कहेंगे? शक्ति चलित करघा। शक्ति चलित करघा, ठीक है। शक्ति चलित करघा और हथकरघा। करघा क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्पिनिंग, स्पिनिंग। एक चीज होती है जीनिंग, स्पिनिंग एंड जीनिंग, ठीक है। स्पिनिंग का अर्थ होता है काटना, काटना नहीं काटना। और जीनिंग का अर्थ होता है बुनाई, सामान्यतः, ठीक है, वस्त्र बुनाई। तो काटना और बुनना यानी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स जो होती हैं उनको हम करघा कहते हैं, ठीक है। ये शक्ति से भी चलित होते हैं और हस्त चलित भी होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हथकरघा के लिए, तो हमारे भारत में हमेशा से जिन उद्योगों की सबसे प्रधानता रही है, सबसे ज्यादा प्रधानता रही है, वो हो रहे हैं हमारे हथकरघा उद्योग ही। हमारे समाज में, हमारे भारत में छोटे छोटे श्रमिक हुआ करते हैं। छोटे छोटे जुलाहा, मतलब छोटे छोटे परिवारों से जुलाहा निकलते हैं। जुलाहा मतलब वो जो होता है वस्त्र बनाने वाले। जुलाहा, जुलाहा उत्तर प्रदेश में एक फेमस जाति रही है, मुस्लिम जाति है ये जुलाहा, जो कि वस्त्र बुनती है, और वो भी हथकरघा उद्योगों के माध्यम से, ठीक है। जैसे कबीर, आपने सुना होगा, कबीर एक जुलाहा जाति से था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो हम बात कर रहे हैं हथकरघा की, तो भारत में हथकरघा उद्योगों की हमेशा से प्रधानता रही है। भारत में क्या है कि हथकरघा उद्योग पारिवारिक जो हमारे व्यवसाय हैं उनके जैसे व्यवसाय रहे हैं। तो पारिवारिक व्यवसाय है हमारे यहाँ वस्त्र बुनाई परिवारों में, ठीक है। एक या दो श्रमिक परिवार मिलकर अपना जो हथकरघा उद्योग है वो संचालित करते आ रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। तो ये तो खास बात है हमारे इस हैंडलूम के संदर्भ में। अब अगर हम ऐसे बात करें कि हैंडलूम जो है वो हमारे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है, यानी हाथ से निर्मित वस्त्र, हाथ से निर्मित वस्त्र हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? तो हाथ से निर्मित वस्त्र हमें सबसे ज्यादा मिलेंगे तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। तो हाथ से निर्मित जो वस्त्र हैं उनके लिए जाना जाता है तमिलनाडु, ठीक है। अब भारत सरकार ने मनमोहन सिंह के शासनकाल में 28 जून 2006, 28 जून 2006 मनमोहन सिंह के शासनकाल में 28 जून 2006 में एक हथकरघा मार्का जारी किया गया। हथकरघा मार्का, हथकरघा मार्का जारी किया गया, हथकरघा मार्का जारी किया। और ये हथकरघा मार्का जो है ये क्या है कि आपकी जो हाथ से निर्मित जो वस्त्र होंगे उन वस्त्रों पे लगाया जाएगा। मतलब जैसा भी है हैंडलूम का, मान लो कि ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ठीक है, हैंडलूम का एक सिंबल है। अब ये जो सिंबल है हथकरघा सिंबल, अब इस सिंबल पे क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो हाथ से निर्मित वस्त्र है उनके ऊपर ये टैग लगा दिया जाएगा। ये जो मार्का है ये हमें खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी परिवार में निर्मित किसी भी वस्त्र पर ये टैग लगा देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्का परचेज करना पड़ता है, इसका ऑथेंटिक जो ऑथोराइजेशन होता है वो हमें लेना पड़ता है, और उसके बाद ये हैंडलूम मार्का हमारे हाथ से निर्मित वस्त्र के ऊपर आएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी मतलब इस मार्का का लाभ क्या है, तो इस मार्का का सिंपल सा लाभ है कि आपको एक ब्रांड मिल गया, आपको एक टैग मिल गया, ठीक है। अगर आप अच्छा कपड़ा भी विदाउट टैग के बेचते हैं तो खरीदने वाला सोचता है यार इसने, इसकी क्या मेहनत है, इसमें क्या लगा होगा। वो आप उसको बताते हो रुपए कि भाई ये 100 रुपए मीटर है, महंगा है। आप वो कहता है कि यार 25 रुपए मीटर देना है तो बात कर।
उसे ये नहीं पता कि हाथ से निर्मित वस्त्र में ज्यादा मेहनत होगी किसके मुकाबले, इस पावर लूम के मुकाबले, तो वो उसकी मेहनत देना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो टैग है तो आपको वस्त्र के 100 नहीं 200 मिलेंगे। कारण है क्योंकि हस्त निर्मित वस्तुओं पर जब ये टैग लग जाता है तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है कि भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है। एग्जाम्पल लो, आप BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी हम खरीदते हैं, BIS। मान लो आपको एक पुराना पुराना जानकार सुनार है, उसने कहा कि भाई आपका जो मैं गोल्ड ज्वेलरी दे रहा हूँ ये ना 22 कैरेट है, 24 कैरेट में वो बन नहीं सकता है, 22 कैरेट में सोने में कुछ अशुद्धियां मिलानी पड़ती हैं, तो माना कि वो 24 कैरेट गोल्ड ना होके 22 कैरेट का देता है। उसने कहा कि ये 22 कैरेट गोल्ड है और जब आप मुझे वापस देंगे तो मैं 22 कैरेट में वापस भी लूंगा। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को आप 22 कैरेट में रिटर्न दे सकते हो। और अगर भारत में आप कहीं पर भी जाके उस गोल्ड को बेचोगे तो आपको 20 कैरेट के दाम ही मिलेंगे, यानी कि कम होके दाम मिलेंगे। अगर उस गोल्ड ज्वेलरी पे BIS हॉलमार्क है तो ऑल इंडिया कहीं भी आप उस गोल्ड को बेचते हैं तो आपको पुनः 22 कैरेट जो गोल्ड है उसी का मूल्य मिलेगा। बस यही है मार्का, ये एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पावर लूम की, शक्ति चलित करघा की। तो अंग्रेजों के आगमन के बाद हमारे भारत में पावर लूम इंडस्ट्रीज आने लगी और इनका धीमे धीमे वर्चस्व हो गया। और जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय जो कारीगर थे, हस्त निर्मित जो कारीगर थे, विशेष जुलाहा व अन्य जो जातियां थी कपड़ा बुनने वाली, उनके अंगूठे काट दिए थे। अंगूठे काटे जाने के कारण क्या है, वो अपनी इस जो परंपरा है यानी बुनाई का जो हुनर है वो अपने बच्चों तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। और इस वजह से ये जो धीमे धीमे जो हमारा हथकरघा उद्योग था वो क्या होने लगा, बंद होने लगा। नहीं तो भारत में ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है, ठीक है, कि ढाका ढाका क्योंकि हमारे पास ही था, तो ढाका के जो कारीगर थे ये भी मुस्लिम ही थे। ढाका के जो कारीगर थे वो ऐसी महीन मलमल बनाया करते थे कि मलमल का जो पूरा थान है, वो थान है एक अंगूठी में से निकल जाता था। और ऐसे ही एक मिलता है कि जम्मू कश्मीर में जो वस्त्र बुनते हैं घर में, वो पश्मीन शॉल बनाते थे। पश्मीन शॉल, पश्मीना वहां पर हम किसको कहते हैं, पश्मीन बकरी होती है, पश्मीन बकरी से ऊन प्राप्त होती है। बात कर रहा हूं मैं पश्मीन बकरी से हमें ऊन प्राप्त होती है। और ये जो ऊन हमें प्राप्त होती है, ये ऊन क्या है वास्तव में काफी महीन है, बहुत ज्यादा फाइन किस्म है। और इससे बनने वाले वस्त्र क्या होते हैं, बहुत ही गर्म रहते हैं। ठीक है, तो पश्मीन शॉल पहले हमारे भारत में हथकरघा जो उद्योगों में बनाई जाती थी, उसके लिए ऐसे कहा जाता था कि इसको माचिस की डिबिया में बंद करके रखा जा सकता है, इसको माचिस की डिबिया में बंद करके रखा जा सकता है, ऐसा कहते थे पश्मीन शॉल के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और अगर हम बात करते हैं अब पावर लूम पे, तो अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में पावर लूम इंडस्ट्रीज स्थापित करने की और करने भी लगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले 1818 में, ठीक है, 1818 में एक स्थान पड़ता है कोलकाता में। स्थान का नाम है फोर्ट ग्लोस्टर। स्थान है फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में है। यहाँ पे, ठीक है, हमारे भारत का पहला पावर लूम इंडस्ट्री स्थापित हुई। लेकिन आधुनिक पावर लूम इंडस्ट्री ये हमारे मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। और जिन्होंने ये स्थापित की उनका नाम था कावस जी एन डाबर। कावस जी एन डाबर, ये नाम था इनका, कावस जी एन डाबर। मुंबई में इन्होंने स्थापित की और ये हमारे भारत का पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर हम फिर बात करते हैं कि हमारे भारत में और कहाँ जो उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, यानी कि पावर लूम इंडस्ट्रीज है, वो कहाँ स्थापित हुई।
तो देखो ऐसा है कि भारत की मोस्टली जो पावर इंडस्ट्रीज है, पावर लूम इंडस्ट्रीज है, वो सागर तटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित हुई हैं, यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ स्थापित होने का सिंपल रीजन क्या है? यहाँ स्थापित होने का एक सिंपल रीजन ये है कि सागर की नम जलवायु के कारण जो कपास है, कपास का जो सूती धागा है, वो उस नमी को अवशोषित कर लेता है, उस नमी को अवशोषित कर लेता है, जिससे कपड़ा बुनते समय धागा टूटता नहीं है। ये खास बात है इसकी। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थापित हो गया हमारा इस जो अपने सागर तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग स्थापित हुए। अब अगर हम बात करते हैं वस्त्र उद्योगों में, तो महाराष्ट्र हमारे भारत में अग्रणी है। ठीक है। महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी, या इंग्लिश में हम इसको वो लिखते हैं कॉटन पॉलिस, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहलाता है, या इसे हम कहते हैं कॉटन पॉलिस। भारत में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा पावरलूम इंडस्ट्रीज है, जो सबसे ज्यादा वस्त्र का उत्पादन करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा पावरलूम इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो सूती धागा बनता है, वो भी मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही बनता है। ओके। महाराष्ट्र के बाद सेकंड नाम आता है गुजरात का। गुजरात में जो अहमदाबाद है, इस अहमदाबाद को हम कहते हैं पूर्व का बोस्टन। बोस्टन वैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका के बोस्टन की तुलना हम अहमदाबाद से करते हैं, तो ये अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है। साथ ही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर तमिलनाडु आ जाता है, तीसरा स्थान तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर है, ये कोयम्बटूर क्या है, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। फिर ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कानपुर है, उसे हम कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और उसके बाद हमारा राजस्थान में भीलवाड़ा को हम कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। और भीलवाड़ा को भारत सरकार ने एक दर्जा भी दिया था, ये था टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल, यानी कि हिंदी में इसको हम लिखेंगे वस्त्र निर्यातक सिटी, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल, या हम कहते हैं इसे वस्त्र निर्यातक सिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके। इसके बाद और अगर हम बात करते हैं पावरलूम इंडस्ट्रीज पे, जब ब्रिटिश शासन काल में हमारे कोलकाता क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में महीन वस्त्र बनाया जाता था, उस महीन वस्त्र को एक नाम दिया करते थे, उस महीन वस्त्र को कहते थे मसलिन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसलिन। ओके, तो ये तो हमने बात करी सूती वस्त्र उद्योगों पर। सूती वस्त्र उद्योगों में हमने जाना हैंडलूम और पावरलूम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र की, ऊनी वस्त्र भी क्या हमारे लघु उद्योगों में, हैंडलूम में और पावरलूम में बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों के उत्पादन में भी पंजाब और महाराष्ट्र ही अग्रणी है। लेकिन भारत का पहला जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, वो स्थापित हुआ था 1876 में कानपुर उत्तर प्रदेश में। दूसरा जो स्थापित हुआ था 1881 में, ये था धारीवाल पंजाब में। ठीक है, 1881 धारीवाल पंजाब में हमारा दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। बाकी आप जानते हैं लुधियाना फेमस है होजरी वस्त्रों के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान, एक मिनट यार, कोई कॉल आ रहा है, उसको अटेंड कर लेता हूँ मैं, पॉज करते हैं हम।
हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारे ऊनी वस्त्र उद्योगों पे। तो पहला ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर में स्थापित हुआ। दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग धारीवाल पंजाब में स्थापित हुआ। ठीक है, ऊनी वस्त्रों में राजस्थान का नाम उद्योगों में तो अग्रणी नहीं आता है, बट ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। तो ऊन के उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। और देश की यानी भारत की मेरिनो कहलाने वाली जो भेड़ है, भेड़ चोकला भेड़, वो भी हमारे राजस्थान में ही पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, इसके अलावा फिर हम बात करते हैं जूट वस्त्र उद्योग। तो जूट वस्त्र उद्योग के लिए ऐसा है कि 1855 में एक स्थान है कोलकाता में, स्थान का नाम है रिश्रा। रिश्रा रिश्रा कोलकाता में पहला जूट उद्योग स्थापित हुआ। लेकिन पहला जो जूट वस्त्र उद्योग है वो 1859 में स्थापित हुआ था इसी स्थान पर, रिश्रा कोलकाता में ही। रिश्रा कोलकाता में ही 1859 में हमारा पहला जूट वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे जूट उत्पादन रिश्रा कोलकाता और 1859 वाला सब। इसके अलावा फिर और अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के संदर्भ में जूट उद्योगों का, तो जूट उद्योगों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण हमें मिलता है वेस्ट बंगाल में। जूट उद्योगों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण हमें मिलता है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद हम बात करते हैं रेशम उद्योगों की। हमारे जो रेशम उद्योग हैं, रेशम, देखो रेशम के लिए खास बात है हमारे भारत के संदर्भ में कि रेशम की 5 किस्में होती हैं। वो 5 किस्मों के मैं नाम लिखता हूं: इरी, मूंगा, टसर, ट्रॉपिकल टसर और इरी, मूंगा, टसर, ट्रॉपिकल टसर और मलबरी। ये किस्में होती है, इरी, मूंगा, टसर, ट्रॉपिकल टसर और मलबरी। ठीक है, ये जो किस्में हैं, ये पांचों किस्में, एकमात्र ऐसा देश भारत है जो ये पांचों किस्मों का उत्पादन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से जो मूंगा रेशम है इसके उत्पादन में भारत पहला स्थान है। ओवरऑल रेशम उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन फर्स्ट हो गया, भारत सेकंड है। कच्चा रेशम उत्पादन में जापान फर्स्ट है। कच्चा रेशम उत्पादन में जापान फर्स्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में रेशम उद्योगों की, तो रेशम उद्योगों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण है कर्नाटक में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक था हमारे हैंडलूम और पावरलूम पर। ठीक है, और इसके बाद हम किसी और टॉपिक को चुनेंगे, हार्ड टॉपिक लेंगे हम, सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयां काफी अच्छा टॉपिक है और हार्ड भी है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि रीड लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन में सबसे हार्ड टॉपिक यही है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हमें कुछ याद रखने पड़ते हैं, कुछ धाराएं याद रखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेसन में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।